जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे पॉइंट की बात करेंगे, एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी मतलब अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो आप सबका ध्यान उस टॉपिक पर नहीं जा रहा है। कोई भी कैंडिडेट हमें कमेंट बॉक्स कर मैं ये नहीं कह रहा है कि सर थोड़ा सा विराम चिन्ह पर भी कुछ करा दीजिए, ओके। लेकिन मैं आपसे ये बता दूँ, कई कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया है कि सर समास पे करा दीजिए, रस पे कराइए, अलंकार पे कराइए। मैं कराऊंगा ज़रूर, लेकिन यह वीडियो मेरा ध्यान गया है कि इंटरव्यू में अक्सर पूछ दिया जाता है कि योजक चिन्ह कैसे होता है, ठीक ना, और निर्देशक चिन्ह। चलो आपको पता है, ईमानदारी से बताओ, अगर आपको पता है तो अपने पास एक कॉपी पेन रखो, मैं बता रहा हूँ उसको लिखो, ठीक, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ योजक चिन्ह कैसा होता है, निर्देशक चिन्ह कैसा होता है। आपको पता है? अगर पता है तो टाइप कीजिए। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, हंस पद किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। और बहुत से विद्यार्थियों को सब नहीं आता है। जैसे मान लीजिए योजक चिन्ह ऐसे बनता है, ठीक, निर्देशक चिन्ह ऐसे बनता है। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है आपको पता है? इंटरव्यूअर अगर इसी पे क्वेश्चन पूछ दे कि इन दोनों चिन्हों में क्या अंतर है, कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब एक देखो, एक क्वेश्चन और बनता है। मैं खुद ही एज ए इंटरव्यूअर जब मैं बैठता हूँ तो मैं पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए अल्प विराम, एक होता है अल्प विराम, एक होता है अर्ध विराम। तो कॉमा तो आप जानते हो कि अल्प विराम को कहते हैं, लेकिन बहुत से कैंडिडेट को नहीं पता होता कि अर्ध विराम कैसा होता है। अगर आपको पता है अर्ध विराम कैसा होता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, या फिर अपने पास कोई कागज रखे हो उस पर टाइप करके देखो, लिख के देखो, खुद अपनी परीक्षा खुद ही करो, आत्म परीक्षण जिसे कहते हैं, ओके। तो आज हम विराम चिन्हों की बात करेंगे, और इस वीडियो को अगर ध्यान से आप देख लोगे, सुन लोगे, समझ लोगे तो विराम चिन्ह से चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में, डेमो क्लास में, आप करके आओगे। या फिर आप विद्यार्थी हो, किसी भी क्लास में हो, आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात कि पूर्ण विराम। देखो, पूर्ण विराम दो तरह के होते हैं, ओके। एक हिंदी में, किसमें? एक हिंदी में पूर्ण विराम और एक अंग्रेजी में पूर्ण विराम। और अगर आप भाषा के विद्यार्थी हो, भाषा का अध्ययन कर रहे हो, तो दोनों को जानना जरूरी है। तो हिंदी में पूर्ण विराम कैसा होता है? ऐसे होता है, ओके। और इंग्लिश में ऐसे, सिर्फ नीचे बिंदी लगा दीजिए, सही। राम इज गोइंग, क्या? राम इज गोइंग टू दिल्ली, क्या? दिल्ली, ओके। अब दिल्ली लिख के अंतिम में क्या कहते हैं? बिंदी लगाते हैं। यही क्या है? पूर्ण विराम। बात समझ गए ना? तो पूर्ण विराम ऐसे होता है, ठीक है। इसके साथ साथ, पूर्ण विराम के साथ साथ अल्प विराम। अब देखो, पूर्ण विराम का प्रयोग हम करते कहाँ हैं? क्या है? यह है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का प्रयोग हम करते कहाँ हैं? इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर सेंटेंस, वाक्य पूरा हो गया। जैसे राम रामकोला जा रहा है, तो जा रहा है, बात खत्म। बाजार करके वापस आएगा, बात खत्म। ऐसे ऐसे जहाँ पे बात खत्म हो जाती है वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। ये बात हुई। अब देखो, अब आता है अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण, अल्प विराम और अर्ध विराम, ठीक है। देखो, अल्प प्राण, महाप्राण याद आ रहा है। आप हमें बताइए, चलिए लगे हाथ, अगर अल्प प्राण मान लिए कि जुबान से निकल ही गया, आप हमें बताओ अल्प प्राण कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ठीक है। पंचमाक्षर आप जानते हो ना, पंचम वर्ग। पंचम वर्ग में से कौन कौन, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा या दूसरा, चौथा, कौन कौन होता है अल्प प्राण, कौन कौन होता है महाप्राण, कौन कौन होता है अघोष, कौन कौन होता है सघोष, आपको आना चाहिए। तुरंत ऐसे ही पूछा जाएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम देखेंगे अल्प विराम। क्या कहेंगे? अल्प विराम। और एक होता है अर्ध विराम, ठीक है। क्या होता है? अर्ध विराम। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर आपको समझना है। तो अल्प विराम का मतलब होता है कमा, कमा लगा दिए। और अर्ध विराम का मतलब होता है कमा के ऊपर एक बिंदी लगाना होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये आपको समझना है।
अल्प विराम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 बच्चों का नाम लेना है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, कहाँ कहाँ नहीं करेंगे, ये आपको समझना चाहिए और समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमें कह रहे हैं कि सुनील, राधा, मोहन और सोहन खेलने गए हैं, ठीक, पढ़ने गए हैं। तो देखिए आप ध्यान देंगे कि जैसे मान लो कि ध्यान से देखना, जैसे मान लो 4 नाम है, तो जैसे मान लो कि राम, श्याम, सुनील और मोहन, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, फिर आगे वाक्य बढ़ा दीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉमा का प्रयोग कहाँ कर रहे हो, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कर रहे हो। तो इसका प्रयोग हम 1 2 3, एक मतलब राम के बाद कॉमा, श्याम के बाद कॉमा है, लेकिन अंतिम नाम से पहले कॉमा नहीं रहता है, उसके पहले और लगता है। बात समझ गए ना। अंतिम नाम जैसे सुनील कॉमा मोहन खेलने गए हैं, ऐसा नहीं आप लिख सकते हो। अंतिम नाम से पहले और लगाएंगे और इसके पहले पूरा कॉमा लगाएंगे। ओके, ये सब आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। अल्प विराम जैसे कि मान लीजिए कि कुछ उदाहरण मैं और पढ़ ले रहा हूँ, किताब से ही पढ़ ले रहा हूँ कि अल्प विराम वाक्य के बीच में लगाया जाता है। इसके विभिन्न प्रयोग देखिए कौन कौन प्रयोग होते हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई भारत के महानगर हैं। यही बात, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, यही लिखा है। अंतिम महानगर से पहले और लगा दिया, ठीक। और कहाँ प्रयोग करते हैं, कश्मीर की झीलें, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, उद्यान और वहाँ के सीधे सादे लोग पर्यटकों को आकृष्ट करते हैं। ऐसे से कॉमा लगता है, ठीक है। हाँ तुम ठीक कहते हो, ऐसे हम बोलते हैं ना, हाँ तुम ठीक कहते हो। तो यहाँ पे हम क्या कि ऐसे हम लगा देंगे, हाँ तुम ठीक कहते हो, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, तुम ठीक कहते हो। अब यहाँ पे क्या, हाँ तुम ठीक कहते हो। अगर यही नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ तुम ठीक कहते हो, ये सही नहीं रहेगा। अब देखो कॉमा का कितना बड़ा महत्व होता है। एक सेंटेंस में लिख के आपको दिखा रहा हूँ और उससे आपको पता चलेगा कि कॉमा का मतलब कि अल्प विराम का कितना वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य है, इत्मीनान से पढ़ो, ध्यान से, धीरे धीरे। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, जाने दो, ठीक। समझिएगा कॉमा का महत्व इसका। अब इससे क्या लग रहा है कि रोको मत जाने दो। अब एक कॉमा हम लगा रहे हैं, रोको मत जाने दो मतलब उसको रोक लो, मत जाने दो। फिर रोको मत जाने दो, देखे ना, यहाँ से कॉमा यहाँ ला दिए, रोको मत जाने दो, अब वो चला जाएगा। इसी को यहाँ लगा दिए, रोको मत जाने दो, अब नहीं जाएगा। कितना वैल्यू है इसके कॉमा का, ये इंपॉर्टेंस होता है विराम चिन्ह का। आप समझ सकते हो ना कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ देते हैं, ठीक ना। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपसे ये सब पूछा जा सकता है। ओके, तो ये सब आप देख लीजिएगा। और देखिए एक होता है अल्प विराम के साथ साथ अर्ध विराम। क्या होता है, अर्ध विराम। अब इसे क्या कहते हैं, अर्ध विराम। ओके, तो अर्ध विराम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अर्ध विराम क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक कॉपी लेकर बैठिए और समझते जाइए ध्यान से। फिर देखो, अर्ध विराम पूर्ण विराम से कम देर रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा सिर पर आ गई है, ठीक है। जैसे मान लो आप खूब परिश्रम करो, परीक्षा सिर पर आ गई है, ठीक है। अब जैसे पूर्ण विराम जहाँ लगाते हैं उससे थोड़ा सा कम रुकना है, खूब परिश्रम करो, परीक्षा सिर पे आ गई है। ये भी वाक्य अपने आप में पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दोनों में कोरिलेशन ऐसा है कि आपको पूरा नहीं रुकना है, थोड़ा सा रुकना है। खूब परिश्रम करो, परीक्षा सिर पे आ गई है, ऐसे समझे ना। ये क्या कहते हैं। अब एक चिन्ह होता है, इन दोनों पे मैंने ज़्यादा समय इसलिए दिया, अल्प विराम और अर्ध विराम, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन नॉर्मल सा है, प्रश्न चिन्ह होता है, विराम चिन्ह होता है, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कहते हैं,
प्रश्नवाचक। अब इसे मान लीजिए कि जो प्रश्नवाचक है ये तो सबको पता है कि कहाँ होता है, जहाँ क्वेश्चन पूछना है वहाँ प्रश्नवाचक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, अगर मान लो कि नहीं लगाओगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक वाक्य लिखा है राम गया, क्या लिखा है, राम गया। अब यही लिख दो तो क्या होगा, राम गया, ठीक। अब मान लो इसको हटा के राम गया, ठीक। अब नॉर्मल से कर दो तो राम गया, और यही क्वेश्चन कर दो राम गया। समझिए ना इसका कितना महत्व है। बस यही लगा तो सेंटेंस वही है, भाव बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। एक प्रश्नवाचक होता है। विस्मयादि बोधक या संबोधन चिन्ह, आप देखते हो ना कहीं कहीं ऐसे रहता है, एक इसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। हर्ष उल्लास, हा क्या बात है, ओह मर गया, हमारे बीच नहीं रहा, समझे ना, ऐसे आश्चर्य की जा रहा बात, छी छी वहाँ कोई कुत्ता मरा है, ठीक है। इस तरह की मतलब बात जहाँ पे हो वहाँ पे क्या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह का होता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ये दो तरह का होता है, इकहरे अवतरण चिन्ह और दुहरे अवतरण चिन्ह। दो बातें होती हैं। देखो अवतरण चिन्ह में देखिए, अवतरण चिन्ह, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं आपको पता है। देखो ये दो तरह के होते हैं। पहला इकहरे अवतरण चिन्ह, ठीक ना, इकहरे अवतरण चिन्ह, ठीक ना। इसमें क्या होता है, ऐसे होता है, जैसे मान लो किसी का उपनाम, जैसे मेरे ही नाम को आप देखते होंगे सुनील चौरसिया सावन, क्या होता है, सुनील चौरसिया सावन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्या होता है, निराला। ये सब क्या होता है, मतलब कि इकहरे अवतरण चिन्ह में इसको लगाया जाता है। किसी के उपनाम को आप लगा सकते हो, ठीक ना। कोई रचना है, जैसे इस कवि की रचना परिमल लोकप्रिय है, तो परिमल की बात कर रहे हो तो उसको ऐसे कर सकते हो, ठीक ना। नंदन बच्चों की पत्रिका है, तो नंदन क्या है, पत्रिका का नाम है, तो उसको आप इकहरे अवतरण चिन्ह में लिख सकते हो। अगर मान लीजिए क्योंकि कोई कहावत अगर लिखनी है तो उसको भी अवतरण चिन्ह में कर सकते हो, क्योंकि अगर हम कह सकते हैं कि मेरी दादी हमेशा कहावत सुनाया करती थी, ठीक ना, मेरी दादी हमेशा मुहावरों का प्रयोग करती है, जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो हम नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ठीक ना, इस तरह का शब्द प्रयोग कर सकते हो, वाक्य प्रयोग कर सकते हो, ठीक ना। अब हम देखते हैं योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह, ठीक ना। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में क्या अंतर है, एक तो इकहरे वाला आपने देख लिया, एक मैंने बताया ना कि इकहरे होता है, इकहरे अवतरण चिन्ह, जैसे उपनाम लिखोगे तो इकहरे में। एक होता है दोहरा अवतरण चिन्ह, जैसे मान लो कि दोहरा अवतरण चिन्ह कैसे होता है, दोहरा अवतरण चिन्ह, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि ऐसे होता है, जैसे मान लो किसी का सेंटेंस है कि राम कहता है कि, राम कहता है, राम कहता है, क्या कहता है कि वह बाजार जाएगा, ठीक है, जाएगा। मतलब जहाँ पे सेंटेंस आप लिखोगे ना वहाँ पे क्या करोगे कि दोहरे अवतरण चिन्ह में हम लिखते हैं। किसी की बात अगर लिख रहे हो, किसी का सेंटेंस आप लिख रहे हो तो दोहरे अवतरण चिन्ह में उसको लिखते हैं। ओके, आगे देखिए निर्देशक चिन्ह। आगे होता है कि योजक चिन्ह, एक है हमारे सामने, ये तो मान लीजिए कि दोहरा चिन्ह अवतरण चिन्ह हो गया। इसके साथ साथ हम एक पढ़ेंगे योजक और निर्देशक चिन्ह, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। देखने में दोनों एक समान लगते हैं, क्या, दोनों ही एक समान लगेंगे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि एक होता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मान लीजिए योजक चिन्ह, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ना कि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह 20-25-10 मतलब कि लगभग 20-25 मिनट की वीडियो देख लोगे, क्लियर हो जाएगा। योजक चिन्ह भी ऐसा होता है, ठीक। एक होता है निर्देशक, निर्देशक चिन्ह। अब ध्यान से सुनिएगा, ये भी ऐसा होता है, ठीक।
शब्दों में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है, शब्दों में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। जैसे योजक, योजक मतलब योग करने वाला, मतलब जोड़ने वाला। जैसे मान लीजिए कि द्वंद्व समास में क्या होता है, सुख दुख, दिन रात, माता पिता। तो यहाँ पे आप देखते हो ना, जैसे मान लो माता पिता, क्या माता पिता, इसमें क्या है कि दो शब्दों को आपस में जोड़ने वाला क्या होता है, यही योजक चिन्ह कहलाता है। ये जो बीच का है ना, यही योजक चिन्ह है। समझ गए? इस तरह से मतलब योजक चिन्ह यानी कि शब्द युग्मों को जोड़ता है, ठीक ना। राम राम, तो राम और राम के बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है, ठीक ना। ऊपर नीचे योजक चिन्ह लग जाएगा, ठीक ना। लेकिन निर्देशक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके। और निर्देशक चिन्ह का मतलब ये होता है कि वो निर्देश देता है। जैसे राम, जैसे मान लीजिए कि मोहन कहता है, क्या मोहन कहता है, मोहन कहता है राम अच्छा लड़का है, क्या है, अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे आपको दो बातें देखने को मिल गई। एक तो दोहरा उद्धरण चिन्ह, यहाँ देखिए ना, सेंटेंस को दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखना पड़ा, भले नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको, लेकिन लिखना पड़ा ना, क्योंकि वो वाक्य है इसका, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे क्या निर्देश दिया जा रहा है कि मोहन कहता है, कौन कहता है, मोहन कहता है, ये क्या है, निर्देश है। बात समझ गए ना। तो इसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह और इसे कहते हैं योजक चिन्ह। यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है, सेंटेंस से पहले लगाते हैं निर्देशक चिन्ह, ठीक ना। अब देखिए एक होता है कोष्ठक। अब कोष्ठक का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैथ्स में भी आप देखते होंगे छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। देखो कोष्ठक मैं बच्चों को बताता हूँ ना, तो कोष्ठक के बारे में आप सबने बहुत बार देखा होगा, ठीक ना। लेकिन देखो कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या, कोष्ठक ब्रैकेट जिसे कहते हैं। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, तो कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहले क्या होता है, एक य होता है, एक य होता है, एक य होता है, ठीक ना। तो पहली बात तो मझिला भैया को बीच में रखो, ठीक ना। ये बड़का भैया है, बड़का भैया, मझिला भैया है, छोटका भैया। यह बड़ा कोष्ठक, मझिला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, इस तरह से कोष्ठक होता है, ठीक ना। कोष्ठक को देख लिए। हंस पद, जिसे त्रुटि पूरक भी कहते हैं, एक होता है क्या, हंस पद। ओके, हंस पद। हंस पद क्या होता है, जिसे मान लो कभी कभी हम कुछ लिखते हैं तो एक शब्द छूट गया, ठीक ना। जैसे मान लो कि कोई शब्द छूट जाता है तो उसके आगे हम क्या करते हैं, ऐसे नीचे लगा के ऊपर लिख देते हैं। जैसे एक मैं वाक्य लिख रहा हूँ, अच्छा, आप अच्छे हैं, क्या हैं, आप अच्छे हैं। अब यहाँ पे भूल गए, अच्छे लिखना ही भूल गए, अब इसमें तो लिख नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ पे हंस पद लगाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे, ठीक। यानी कि कोई अगर शब्द छूट गया तो उसको भरपाई के लिए हम हंस पद लगा के लिख देते हैं, ठीक। ये होता है हंस पद, इसे कहते हैं हंस पद। ओके। एक होता है लाघव चिन्ह। अभी मैं बता दूं कि आप बताओगे, ये बताओ, चलो मैं ही बता दे रहा हूँ। एक होता है लाघव चिन्ह, क्या होता है, लाघव चिन्ह, ठीक है। लाघव चिन्ह कैसा होता है, लाघव चिन्ह आपका होता है ऐसा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि कोई लंबा सा शब्द है, उसको शॉर्ट में लिखना है, तो आप लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। मैं इससे मैं अरुणाचल प्रदेश के टेंगा वैली से बात कर रहा हूँ ना, तो यही उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अरुणाचल प्रदेश लिखता हूँ, उससे मैंने शॉर्ट में मैंने कर दिया लाघव चिन्ह लगाकर। लाघव मैंने लघु कर देना, जो बड़े शब्द को लघु कर दे वही लाघव है, समझ गए ना। तो इस तरह से आज हमने देखा विराम चिन्ह, क्या देखा, विराम चिन्ह। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। एक वीडियो हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, संस्कृत का जो श्लोक होता है उसको हम कैसे पढ़ाएं, ठीक ना। तो आप इसको जब समझ गए होंगे तो आपको अगर कहा जाए कि विराम चिन्ह पढ़ाइए तो आप पढ़ा सकते हो, ठीक ना। लेकिन देखिए अक्सर विराम चिन्ह पढ़ाने के लिए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विराम चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है कि हंस पद कैसा होता है,
अल्प विराम कैसा होता है, अर्ध विराम कैसा होता है, ठीक है, योजक चिन्ह किसे कहते हैं, निर्देशक चिन्ह कैसा होता है, कहेगा कि बोर्ड पर बना कर दिखाइए। और भले ही आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको ये आना चाहिए ना। आपको तो ये लगे कि भाई ये तो बहुत बच्चों वाला है। एक ने कमेंट किया था कि सर ये हल्का टॉपिक नहीं हो जाएगा। हमें आज तक ये नहीं समझ पाया कि कौन टॉपिक हल्का होता है, कौन भारी होता है, क्योंकि अगर नहीं आपको आ रहा है तो ही भारी है। अगर आपने पीएचडी कर लिया है और आपको यही नहीं पता है कि लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, नहीं पता रहता है भाई, मैं आपसे बता रहा हूँ, नहीं पता रहता है लोगों को। बड़े बड़े पीएचडी वालों से पूछ देना कि हंस पद किसे कहते हैं, उसको पता है, इसका प्रयोग करता है, लेकिन उसको पता नहीं कि इसको हंस पद कहते हैं। समझे, यूज करने वाला करता है लेकिन पता नहीं है। मध्य प्रदेश को सब लोग एमपी लिख देते हैं, ठीक है, एमपी लिख देते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश हिंदी में ऐसे करके मध्य प्रदेश कर देंगे, करने को तो कर देंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं लाघव चिन्ह। यही मतलब कि वैज्ञानिक सोच है। और ऐसे ही हमें सोचना है, मतलब हमें बारीकियों पर विशेष ध्यान देना है, ताकि कुछ भी अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछे तो हम उसको क्रैक करके आएँ। ओके, तो आप इन चिन्हों को एक किताब पे, एक कॉपी पे बार बार लिखिएगा और अपनी तरफ से उसके रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।